पार्टी इस बात को विचार करे और सर्वे के आधार पर टिकट बदल के उचित व्यक्ति को किसी को टिकट दे तो कांग्रेस की सीट 101% निकलना तय है। 11 बजे बीजेपी और अन्य पार्टियां हार के बाहर निकल आएंगी। सुबह 11 बजे रिजल्ट में कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। लेकिन सरकार है पीरी तौलिया डारे आए ये तो नेता है गए और मन सांग तो कोई पूछी ना रहो, चाहे अस्पताल चले जाएं चाहे रोड पर चले जाएं कितने चले जाएं। क्षेत्रीय जन दूसरे पे उंगली उठाती है लेकिन खुद के गलेवान में झाँक कर नहीं देखती है। और आज सामने क्लियर हो गया है कि ये लोग परिवारवाद को खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि ये कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। रावत समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, रावत समाज में इस चीज़ का मैसेज क्या है? रावत समाज इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है? क्या कि वो जाति देखकर वोट करेगा या वो भी बुद्धिजीवी है तो इस परिवारवाद का विरोध करेगा? नहीं, अब की मैं बता दूंगा आपको, रावत समाज जातिवाद पे वोट नहीं करेगा। अब की व्यक्ति और पार्टी को वोट करेगा। अब की कांग्रेस पार्टी ने जो अभी जो टिकट दिया है ये तो एक वंशवाद अपन कहेंगे इसको कि कंटिन्यू 40 साल से आप एक ही परिवार को आपने मौका दिया है और क्या मतलब और क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी में और कोई प्रत्याशी नहीं है, उनको भी देना चाहिए था मौका। पर मुझे नहीं लगता कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने सबलगढ़ विधानसभा के लिए जो प्रत्याशी चुना है मेरे हिसाब से सही नहीं। 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वहां पहला नाम सबलगढ़ विधानसभा से सल्ला रावत सा है और हम उसी सबलगढ़ विधानसभा में हैं जहां ये जान लेते हैं कि यहां का वोटर क्या कहता है, यहां के लोग क्या चाहते हैं, क्या इनके अनुकूल ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है या यहां की जनता कुछ और कहती है। तमाम लोग हैं, कुछ दावेदार भी हैं, उनसे सबसे हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि सबलगढ़ के हाल बेहाल क्या हैं, किन क्षेत्रों पर इस क्षेत्र का होता है चुनाव, आखिर किन मुद्दों को लेकर आज तक हर एक पार्टी और तमाम लोग वादे करते आए हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए हैं। क्षेत्र की स्थिति इन तमाम चीज़ों को लेकर हम उन्हीं लोगों के साथ में हैं और जानना चालू कर लेते हैं एक एक से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आदित्य पचौरी है। आदित्य, जैसे अभी बीजेपी की जैसी सूची आई है तो क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी का ये टिकट किस ओर जाता है और क्या यहाँ की मांगें थी और इस टिकट से समीकरण क्या रहेंगे आजकल यहाँ आने वाले विधानसभा चुनाव? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी जो टिकट दिया है ये तो एक वंशवाद अपन कहेंगे इसको कि कंटिन्यू 40 साल से आप एक ही परिवार को आपने मौका दिया है और क्या मतलब और क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी में और कोई प्रत्याशी नहीं है, उनको भी देना चाहिए था मौका। पर मुझे नहीं लगता कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने सबलगढ़ विधानसभा के लिए जो प्रत्याशी चुना है मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो संसद में भी ये कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, परिवारवाद बढ़ने नहीं देंगे और यहाँ लगातार ऐसा हो रहा है, तो यहाँ का असर क्या रहा है? कि देखो वो केंद्र की है और यह राजनीति यहाँ लोकलिटी की है, तो लोकलिटी में तो जो राज्य में जो सरकार ने जो देखा है नेताओं ने वो किया। चलिए, 10 बार लगातार एक ही परिवार के पास विधानसभा का टिकट, बड़े सवाल हैं ऐसे। क्या नाम है आपका? राम सिंह यादव। यहाँ किस तरह से मतदान करेंगे आप और किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे? और क्योंकि अभी वर्तमान में यहाँ से सरकार भी बीजेपी की थी, उससे कितने संतुष्ट हैं? वर्तमान में जनप्रतिनिधि विधायक जी भी, उनसे कितने संतुष्ट हैं? और आपके मुद्दे क्या रहेंगे? आपका जो आप सभी लोग कर गए उसी में रंग दिए अपन तो। अच्छा, बीजेपी की सरकार में बिल्कुल परेशान रहे हैं सभी लोग। हाँ, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अभी हाल ही में बीजेपी से एक प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए तो कुछ नहीं कहेंगे उस समय। अच्छा, निर्णय गलत है। चलिए, क्या नाम है आपका? सपत। कहाँ के रहने वाले हैं? बटपुरा। जोरा विधानसभा? नहीं, इधर सबलगढ़ में ही। तो इधर के क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के जो वास्तविक आज तक किसी ने नहीं सुनवाई की है और हाल ही में बनाए हुए प्रत्याशी पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं है साहब, हमारे यहाँ तो क्या है, कुछ नहीं है, कोई जाता आता ही नहीं है। अच्छा, सरकार वादे करती है कि गांव में विकास वादे करते हैं, सब भूल जाते हैं। चलिए, वादे करते हैं भूल जाते हैं। हम जान लेते हैं, मेरे साथ में यहाँ कांग्रेस के दावेदार प्रत्याशी कमल रावत जी हैं, उनसे जानते हैं कि इस टिकट के क्या मायने हैं और कांग्रेस आखिर इतने टिकटों को लेट क्यों करती चली जा रही है, कांग्रेस के टिकट की सूची कब आने वाली है और कांग्रेस कैसे समीकरण बिठाने वाली है। सर नमस्कार। नमस्ते। क्या लगता है आपको, जैसे ही बीजेपी का कल सूची जारी हुई है, तमाम चर्चाएं सबलगढ़ से निकल के आ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे कि आप कांग्रेस के मजबूत दावेदार हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का ही बनाया हुआ नियम है, नरेंद्र मोदी जी संसद में बड़े ज़ोर ज़ोर से कहते हैं कि हम
परिवारवाद को ख़त्म करेंगे। हम परिवारवाद नहीं चलने देंगे। वे बार बार राहुल गांधी जी और गांधी परिवार पर इशारा करते हैं, लेकिन अभी जो 39 लोगों की सूची आई है मध्य प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, उसमें से एक टिकट हमारे सबलगढ़ का है। आज 38 साल से एक ही घर में टिकट देते चले आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। या परिवारवाद नहीं है? बिल्कुल परिवारवाद है कि नहीं है? परिवारवाद है ना। क्या भारतीय जनता पार्टी में 2.5 लाख के मतदाताओं में उन्हें कोई पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है काबिल? क्या उसी घर में ही कार्यकर्ता काबिल हैं? तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? और उसी में कई ऐसे टिकट हैं। अभी उन्होंने फिर एक 75 का फार्मूला बनाया कि जिनकी 75 साल की उम्र हो गई उनको टिकट नहीं दिए जाएंगे। चंदेरी से एक टिकट दिया है, 70 साल की फार्मूला था, उनको 75 साल के हैं, उनको टिकट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी सरासर झूठ बोलती है और वो वंशवाद को, परंपरावाद को बढ़ावा देती है। जो करनी और कथनी में उनमें अंतर है। आज भ्रष्टाचार को भी कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे। आज मध्य प्रदेश में 200 घोटालों की माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सूची निकाली गई है, जिसमें व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, शिक्षा घोटाला, राशन घोटाला और तो और आयुष्मान कार्ड घोटाला, जिसमें 450 लोग जो हॉस्पिटलों में ही नहीं दिखाने गए, जो इस पृथ्वी पे ही नहीं है, जो मृत्यु हो चुके हैं, ऐसे लोगों का कई करोड़ों रुपए उनके फर्जी नाम पर आयुष्मान घोटाला किया जा रहा है। डंपर घोटाला स्वयं शिवराज सिंह की पत्नी के नाम। तमाम ऐसे घोटाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी में किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कह दिया कि मध्य प्रदेश की सरकार 50% कमीशन वाली सरकार है, तो जगह जगह FIR करा रहे हैं। अरे भाई, सच को भी मत कहने दो। तो ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे पे उंगली उठाती है, लेकिन खुद के गलेवान में झांक कर नहीं देखती है। और आज सामने क्लियर हो गया है कि ये लोग परिवारवाद को खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि ये कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। अब ये निश्चित है 2023 में यहाँ का एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है और यहाँ के प्रत्याशी को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन आप भी रावत समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। रावत समाज में इस चीज़ का मैसेज क्या है? रावत समाज इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है? क्या कि वो जाति देखकर वोट करेगा या वो भी बुद्धिजीवी है तो इस पर परिवारवाद का विरोध करेगा? नहीं, अब की मैं बता दूंगा आपको, रावत समाज जातिवाद पे वोट नहीं करेगा। अब की व्यक्ति और पार्टी को वोट करेगा। अब की कांग्रेस पार्टी के साथ रावत समाज ही नहीं, पूरे सबलगढ़ विधानसभा का एक कार्यकर्ता मतदाता मन बना चुका है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का जो हिटलरशाही शासन है, भ्रष्टाचार में डूबे हैं, चाहे थाने हो, चाहे तहसील हो, चाहे कचहरी, स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे बिजली विभाग की समस्या हो, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। कमीशन के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर बिना पैसे लिए कोई काम नहीं हो रहा है। जनता पूरी तरह से त्रस्त है और मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से ही, सबलगढ़ का तो हारना तय है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय है। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय है। और भी हम जान लेते हैं कि प्रदेश में जिस तरह से सरकार भारतीय जनता पार्टी की तमाम वादे करती है, हम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, हम शिक्षाएं दे रहे हैं, धरातल पर क्या है, कितना सच है इसमें? जा बनाना कहते ही सच। परसों गई है तकलीफ है, गई हमारी है, खुदा की है, तो डॉक्टर बुलवाए, डॉक्टर आए के का तकलीफ है, मैं देख ले साहब का तकलीफ है, देखे दाके 5 इंजेक्शन लगाए और फिर बच्चा से 200 रुपया मांगने लगे। हमन नो कही के फ़ोन पे करें तो भैया बज गए। और फिर कहा जा ये बदमाशी सरकार है, पीरी तोलिया डारे आए, ये तो नेता है गए और मन सांग तो कोई पूछी ना रहो, चाहे अस्पताल चले जाएँ, चाहे रोड पर चले जाएँ, कितना चले जाए। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से कितना संतुष्ट है? यहाँ से सांसद नाने दे बीजेपी से जुड़ो होता को मन सुखी ना। अच्छा, कांग्रेस विधायक से कितने संतुष्ट? अरे बातें तो बढ़िया है। अच्छा, वो ठीक है, वो अच्छी ना करो तो बुरी ना करो, ठीक है, बढ़िया है। विकास तो जो अब बागे पास जाओ तो न कहते अपनी सरकार ही ना विकास ही का रिपोर्ट ना करवा सकता ने। अच्छा, हाँ, बागो भाई बुई ना मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री होता ही कि तो आजकल सुनवाई हो सही के अधिकारी आएंगे। लेकिन आपको पता है कि विकास के विधायक पर स्पेशल फंड विकास की तो ये सुन लो कि ये रोड 4 साल से खुद ही डरी है, वहाँ पे 4 पुलिया ना बनी और ना रोड बनी, वो खुद और डारी है गांठ की।
अलीपुरा से बटेसुरा गांव तक खुद ही खुदाई डरी है पूरी। लेकिन हमने तो सुना है, नहीं गांव की बताएंगे। हमने तो ये सुना है कि वो अपने अपने लोगों को खूब फंड बांट रहे हैं और खूब विकास के वादे कर रहे हैं। नहीं नहीं खावे के फंड है। अच्छा, आओ वो तो आजकल ले जाते हैं सब। वो तो भ्रष्टाचारी को मतलब क्या है? तो कांग्रेस विधायक भी भ्रष्ट है? नहीं अब वो का बांट रहे गरीब, सांसद बांट रहे नहीं। नहीं, विधायक भी तो बांट रहे हैं। आए विधायक तो सरपंच को देते थे, सीसी बीसी है जाते थोड़ी बहुत। चलिए सर, एक और मुद्दे के साथ बात करते हैं। यहाँ साबरगढ़ का वोटर किस तरह हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट ने प्रदेश भर में हलचल पैदा की है, उससे साबरगढ़ विधानसभा में ये वोटर क्या कहेगा इस बार? सबलगढ़ विधानसभा का वोटर इस समय पूरा मन बना चुका है कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन जिस तरह पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसी तरह सबलगढ़ में के विधानसभा में वर्तमान विधायक होने की वजह से और सरकार ना होने से विधायक कोई काम नहीं करा पाए हैं, तो उस वजह से थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी वर्तमान विधायक के खिलाफ भी है। यदि कांग्रेस पार्टी इस बात को विचार करे और सर्वे के आधार पर टिकट बदल के उचित व्यक्ति को किसी को टिकट दे, तो कांग्रेस की सीट 101% निकलना तय है। 11 बजे बीजेपी और अन्य पार्टियां हार के बाहर निकल आएंगी। सुबह 11 बजे रिजल्ट में कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। लेकिन अब वर्तमान विधायक का ये है कि क्षेत्र में कार्यकर्ता ने इस क्षेत्र के थे भी नहीं, बाहर से आए थे, कैलारस से आके यहाँ चुनाव लड़े। यहाँ की जनता ने उनको स्वीकार किया, यहाँ का कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनको स्वीकार किया और उनको सिर पर बिठा के विधायक बना के बिठा दिया। लेकिन उनने इन 5 वर्ष के दौरान कार्यकर्ता, जनता के तो छोड़ दो, कार्यकर्ता के फ़ोन उठाने में भी परहेज किया। उनके पास चाटुकारिताओं की टीम लग गई। उस टीम द्वारा के मार्फत फंड बट जाते थे, अपने सरपंचों को मिल जाते थे, उनके कमीशन कट जाते थे। इसके अलावा कोई विकास करा नहीं पाए। थोड़ी सी उनकी मजबूरी कि सरकार भी नहीं रही। लेकिन 15 महीने जब सरकार रही, तभी भी वो सिर्फ अपने घर भरने में लगे रहे। लेकिन अभी हाल ही में आपके पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। अभी आप अपने विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहे हैं, विधायक की अकर्मण्यता पर वो लगा रहे हैं। 5 साल पहले जब आप यहाँ आए थे, तब आपको यहाँ की जनता ने और यहाँ के कार्यकर्ता ने सिर आंखों पर बिठा के आपको विधायक बना के विधानसभा में भेजा। लेकिन आपने शहर की जनता की क्या आवाज़ उठाई विधानसभा में? और आप इन 5 साल के दौरान अपना वोट तक नहीं बढ़वा पाए। यहाँ पूरे परिवार में से किसी एक का वोट तो बढ़वा लेते आपने, क्योंकि आपको ये सबलगढ़ से लगाव भी नहीं है। यदि लगाव होता तो यहाँ वोट तो बढ़वाते। विधानसभा में अभी तक विधानसभा की वोटर सूची में विधायक का वोट नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि केवल कांग्रेस प्रत्याशी बदले, तभी यहाँ से कांग्रेस जीत पाएगी? कांग्रेस यहाँ से प्रत्याशी बदलने से 101% सुबह 11 बजे चुनाव जीत जाएगी। और प्रत्याशी नहीं बदला तब? तो फिर यहाँ की जनता दूसरे रास्ते भी देख सकती है। चलिए, जनता दूसरा रास्ता देखेगी। और यहाँ मेरे साथ कांग्रेस के यूथ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, नौजवान साथी हैं। अभी हाल ही में आपके ही पार्टी यहाँ के ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि विधायक ने अपने कोई काम नहीं किए और यहाँ प्रत्याशी बदलो तभी जीत पाएंगे। कैसे कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे, आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक तो पहली चीज़ सरकार नहीं थी और जितना काम विधायक जी करवा सके उतना उन्होंने कराने का प्रयास किया है। चूँकि रही बात उसकी, सरकार आने के बाद सरकार से देखो डेवलपमेंट की अपेक्षा की जा सकती है। विधायक क्या है कि आप समझ रहे हो कि सरकार ना होने से वो लेकिन डेवलपमेंट अभी तो लोगों के आरोप ये भी हैं साहब कि वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, थाने में कोई नहीं सुनता है, हमारे साथ अन्याय होता है तो फ़ोन तक नहीं उठाते। फ़ोन तो उठाना चाहिए। थाने के देखो, विधायक जी फ़ोन उठा लेते हैं नहीं उठाते ये तो मेरे को नहीं मालूम, पर मेरा जहाँ तक का मानना है कि जब एसपी 2-2 करोड़ रुपए लेके जिला लेके आ रहा है, समझना, तो वो तो थाने से वसूली। हाँ बिल्कुल, जब नरोत्तम मिश्रा के पास 2-2 करोड़ रुपए पहुंच रहे हैं, कलेक्टरों के 2-2 करोड़ रुपए पहुंच रहे हैं, तब वो जिला और लेके आ रहे हैं, तो साहब देखो थाने तो अवैध वसूली पर लगे हुए हैं, तो वो विधायक जी की क्यों सुनेंगे? आज सरकार होती तो सुनते। रही बात अव्याल, आपने कहा कि वो सरला रावत जी का टिकट हुआ है, तो भाई साहब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो अभी आप कॉल लगा लीजिए, कमलनाथ जी के बंगले के बाहर चक्कर लगा रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए भटक रहे हैं। जितने भी 70% जो टिकट मांग रहे थे बीजेपी के, वो कमलनाथ जी के बंगले के बाहर अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। अगर नहीं मालूम होता आप उनके घर जाके देख लें। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, टिकट के होने के बाद कमलनाथ जी के बंगले के चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं कांग्रेस से ही हमारी नैया पार हो जाए। फिलहाल इतना है कि जो हमें आपको दिखाया वो है यहाँ सबलगढ़ क्षेत्र की ग्रामीण में
कि क्या चल रहा है, यहाँ का वोटर किस करवट जाने वाला है। और ये तो है यहाँ की बातें। अभी चलते हैं हम शहर के उन तमाम क्षेत्रों में और जानते हैं, कुछ और भी साथी आए हुए हैं, जान लेते हैं। क्या नाम है? मदन मोहन गुप्ता। गुप्ता जी, इस बार क्या कहेंगे? पहली बार खूब आपने कांग्रेस को वोट देकर विधायक बनाया, कुछ काम हुए? सांसद को भी खूब वोट दिए, कभी सरकारी नहीं है कांग्रेस की, काम कहाँ से होंगे? 1.5 साल भी तो सरकार रही। कुछ नहीं है, 1.5 1.5 साल साल इन्होंने हाथ पैर खींच लिए सब, बीजेपी वालों ने काम नहीं करने दिए। खूब ट्रांसफर नीति चलाई और ट्रांसफर लंबे नीति लंबे फ्री में की है, किसी भी से 1 रुपया नहीं लिया है, भ्रष्टाचार नहीं किया है ट्रांसफर कांग्रेस नीति बड़े में। आरोप लगाती है। कमलनाथ जी के बंगले पर खूब नोट पकड़ा, मृगनानी जी के यहाँ पकड़ा। ये सब गलत बात है, किसी भी शिक्षक से पूछ लो, किसी से 1 रुपये लिया हो तो 28,000 ट्रांसफर करके दिखाएं कमलनाथ सरकार ने। कोई बता दे इसमें भ्रष्टाचार कहाँ पकड़ा है और किस आदमी ने भ्रष्टाचार लगाया है। अभी वर्तमान विधायक जी से संतुष्ट हैं? 2023 में क्या उन्हें पुनः विधायक देखना चाहेंगे? हम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लिए जिएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या है, पर बीजेपी भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। केवल बीजेपी को बाहर। हाँ, हमारा चलिए, उद्देश्य क्या ये नाम है आपका? आदिराम धाकर। धाकर साहब, इस समय देख रहे हैं आप लगातार खूब बोलबाला है, लेकिन कितना संतुष्ट हैं आप यहाँ के सांसद से, यहाँ के खासकर विधायक? क्योंकि मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, 2023 में होना है चुनाव, तो क्या है आपकी राय इस पर? हमारी राय ये है कि यहाँ पे कोई काम करीब होता नहीं है सही ढंग से। जैसे क्या होता है कि बीच में ही खप जाता है ये चीज़ें। ये हालत देख लो रोड की, ये तो बहुत, वहाँ पे रोड पता नहीं कौन से विभाग में आती है, इधर ये रोड देख लो यहाँ पे। और विधायक जी की तो ये है कि विधायक जी संतुष्ट इसलिए नहीं कि काम मतलब करते नहीं है, क्या है ठंडे रहते हैं वो। हम चाहते हैं कांग्रेस सरकार आए, अच्छे से कुछ बदलाव हो, क्योंकि उस टाइम पे आई कांग्रेस सरकार तो काफ़ी लोग किसानों को KCC वगैरह 2 लाख तक को माफ़ किया, बहुत सारे लोगों को कर्ज माफ़ किया। कुछ नया होगा, कांग्रेस सरकार आई। पर ये है कि विधायक प्रत्याशी थोड़ा दूसरे मिल जाए तो अच्छी है। ये थोड़े ठंडे रहते हैं बेना कुशवाहा जी, वे कुछ करते ही नहीं है, किसी जनता से मिलना नहीं, कुछ नहीं है। तो ये अच्छा है यहाँ प्रत्याशी हमारे जी मन रावत जी हैं, ये बहुत अच्छे आदमी, काफ़ी जनता के बीच मिलने जाते हैं। मिलना चाहिए बच्चों में, मतलब विधायक भी चेंज होना चाहिए कैंडिडेट। चलिए, प्रत्याशी अगर बदल दें तो कांग्रेस में जान आ जाएगी, ये कहना है यहाँ के ग्रामीणों का। फिलहाल देखते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो वंशवाद का विरोध करती है वो अपना टिकट बदलेगी या इस बार कुछ और नया होगा। सबलगढ़ की हालत बेहाल रही है। आज़ादी के बाद भी आज ये क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया के लिए तरस रहा है, व्यापार के लिए तरस रहा है। यहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई गई हैं। आखिर सरकार तो कांग्रेस की और भाजपा की, सबलगढ़ पर किसी का ध्यान नहीं रहा। ये वो क्षेत्र है यहाँ पानी के लोग लिए परेशान रहते हैं। इस पर क्या है आपका विचार? वो मैं कहना चाहूँगा कि वास्तव में सबलगढ़ में माननीय हमारी विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी भी रहे, इससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, और सबलगढ़ की जनता ने हमेशा सरकार का विधायक दिया है। लेकिन यहाँ जिस हिसाब से सबलगढ़ की जनता को विकास मिलना चाहिए उतना विकास हो नहीं पाया है। अभी आप चल के आए होंगे नगरपालिका राम मंदिर के यहाँ से लगभग 200 गांवों की निकासी है, लेकिन रेलवे के क्रॉसिंग पे जो रेलवे की पुलिया जहाँ डबल बननी थी वहाँ सिंगल बनी है। वहाँ आप देखोगे अभी कभी जब मंडी कमेटी में, मंडी कृषि उपज मंडी में जब सीज़न आएगा शहद का, उस समय घंटे घंटे जाम लगा रहेगा, वहाँ पे ट्रक फंस जाते हैं, सिंगल पुलिया है। जबकि यहाँ से धौलपुर और दिल्ली वगैरह जाने के लिए भी लोग इसी का आम रास्ता बन गया है। दूसरा, सबलगढ़ का मेन मुद्दा है सबलगढ़ को जिला बनाने का। अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नागौद को जिला बनाया गया, जबकि हमारी सबलगढ़ से जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा है। महूगंज को भी जिला बनाया गया है। लेकिन सबलगढ़ के साथ क्यों इस तरह का दुर्भाग्य किया जा रहा है कि सबलगढ़ के वो जिला पहले बनना चाहिए था और आज सबलगढ़ बन नहीं पा रहा है। आज से 10 साल पहले यहाँ के पूर्व विधायक स्वर्गीय माननीय सुरेश चौधरी जी के समय सबलगढ़ को जिला बनाने की पूरी प्रक्रिया तय हो गई और उनके बाद ये प्रक्रिया फिर ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसी तरह से रामपुर क्षेत्र में पानी का संकट है। हमने 2017 में लगभग 25 दिन आंदोलन किया था और वहाँ के उस समय के वर्तमान सांसद माननीय अनु मिश्रा जी थे भारतीय जनता पार्टी से। उनके आश्वासन पर वो धरना आंदोलन स्थगित किया गया। उन्होंने ये कहा कि हम रामपुर क्षेत्र के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे, लेकिन आज तक वहाँ से कोई पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। रामपुर क्षेत्र आज पूरी तरह से ड्राई एरिया है। वहाँ पानी पीने के लिए लोग 500 रुपये, 1,000 रुपये में मंथली पानी खरीद रहे हैं। तो हमारी मांग है कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आती है सबलगढ़ में, मध्य प्रदेश में,
तो हमारे सबलगढ़ में 2-3 बिंदु हैं जिन पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होगा। नंबर 1 तो यहाँ सबलगढ़ को जिला बनाना है। नंबर 2 पे हम रामपुर क्षेत्र में जो हमारी 14 पंचायत लगती हैं, उसको रामपुर की जो 7000 से अधिक आबादी है उसे नगर पंचायत घोषित किया जाए और वहाँ पानी के लिए ये कोटा बैराज से नहर की सुविधा कराई जाए। उधर बांसरई और गोलारी में भी बड़े बड़े डैम क्वारी पे और वहाँ बनाए जाएं। दूसरा हमारा ये फोकस रहेगा कि आम जनता तक जो शासन की सुविधा हैं वो नहीं पहुँच पा रही। भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे, हम भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने में पूरा प्रयास करेंगे और यहाँ स्वच्छ छवि के अधिकारियों को लाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह की आज हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर नहीं है, मरीज पड़े हैं, कुत्ते बेडों पे सो रहे हैं, बेड शीट नहीं है, क्या हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं। कृषि विभाग में मट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला लगभग 5 साल से कंप्लीट पड़ी हुई है, बनी होना है, लेकिन आज वो बिल्डिंग पूरी जर्जर स्थिति में हो चुकी है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। गौशालाएं, गाय आप देख रहे हो रोडों पे मारी मारी घूम रही हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, आदमियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं शाम के टाइम इतना। तो हम ये कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि हम उसका स्वागत करते हैं। गाय हमारी गौ माता है, हमारा राष्ट्रीय पशु है, उसका सम्मान हम भी करते हैं। हम नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको राष्ट्र किया है, गायों को रोक लगाई है काटने पर, तो हम भी उसमें सहमत हैं। लेकिन भाई अब वो रोडों पे मर रही है, उनकी व्यवस्था तो करो ना। आज किसान पीड़ित है, उनके रात दिन खेतों पे पड़ा है, फसलें चौपट कर रही हैं, जो साढ़े बाजार में भिड़ जाते हैं, कई लोगों की वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, कईयों के सब्जी मोटरसाइकिल तोड़ दी जाती हैं। तो उनके लिए गौशाला बना के तो आपने तैयार कर दें, लेकिन उनकी व्यवस्था तो करो, वहाँ कर्मचारी करो, उनके चारा भूसे की तैयारी करो। तो ये तमाम ऐसी चीज़ हैं जो क्षेत्रीय समस्या है। आज वो बंद कर दिया था। माननीय कमलनाथ जी की जो घोषणा है कि हमारी सरकार आती है तो 1500 रुपये लाड़ी बहनाओं को देंगे। आज 1200 रुपये का जो गैस सिलेंडर है उसे हम 500 रुपये में देंगे। किसानों का जो कर्ज रह गया है उसे माफ़ करेंगे। ऐसी 5 घोषणाएं। और आज देख रहे हो आप भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा की ओर कतई ध्यान नहीं है। स्कूलें ख़त्म करते जा रहे, 13,000 स्कूल ख़त्म करने की कगार पे। उन्हें तो सिर्फ अपनी पार्टी कैसे जीते, कहाँ से भ्रष्टाचार किया जाए। और मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि यहाँ की शिवराज की सरकार है। आज मध्य प्रदेश सरकार को अमित शाह चला रहे हैं। भाई केंद्रीय मंत्री को, अमित शाह जी को, गृह मंत्री को क्या ज़रूरत है बार बार मध्य प्रदेश में भाग रहे हैं। और इतनी जल्दी इतिहास में आज जो 39 की सूची की है उससे ये जाहिर हो रहा है कि जो 39 सीटें वो डी ग्रेड में हैं उनको ये क्लियर हो गया है कि जो 39 सीटें हमारी हार रही हैं, इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने जो टिकट किए। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से हारना तय है, चाहे भले वो रावत पे दाव लगाया ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, डर की वजह से जल्दी से 39 नामों की घोषणा। ये वो सीटें हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी थी, तो कहीं यही तो कारण नहीं है कि डर की वजह से ही जल्दी। बिल्कुल उन्होंने डर के मारे जल्दबाजी में किया है। भाई किसी से राय शुमारी नहीं गई। यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार हैं उन्हें यही नहीं मालूम था, तो कह रहे कि हमें पता ही नहीं पड़ पाया कि भाई टिकट कब हो गया, कोई विश्वास नहीं कर रहा। हम लोग भी उसको फर्जी समझ रहे थे। बिल्कुल ऐसा हो कैसे सकता है। अभी तो कोई किसी से ना राय शुमारी, न सर्वे, न कुछ न कछा, और तत्काल उन्होंने दिल्ली से सूची फाइनल कर दी। यहाँ के लीडरों को नहीं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सूची हो रही, बल्कि यहाँ का जो सरला रावत का टिकट हुआ है उसको खुद को मालूम नहीं थी कि मेरा टिकट हो गया है या हो रहा है। अचरज की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या परिस्थिति थी कि उन्होंने 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी की। और दूसरा आपका बनाया हुआ नियम जो आप बार बार संसद में कह रहे हैं मोदी जी कि हम परिवारवाद को नहीं बनने देंगे, परिवारवाद खत्म करेंगे, तो आज इसमें कम से कम 9 और 10 14 टिकट ऐसे हैं जो कोई मंत्री की बहू है, कोई मंत्री का बेटा है, कोई विधायक की बहू है, कोई विधायक का बेटा है, कोई विधायक का भतीजा है। तो ये परिवारवाद नहीं है, क्या है। दूसरा उन्होंने एक उम्र पे भी प्रतिबंध लगाया, उससे अभी रुस्तम सिंह के टिकट पिछली बार काटा, बोले वो 70 साल के हो गए। भाई अब की तो चंदेरी में 75 साल के को दिया है। तो कहाँ है वो, क्या कहते हैं, उनकी बात में कोई दम नहीं है।
वो केवल वादे दिखावे के हैं, केवल कांग्रेस को घेरने की है। धरातल पे तो बीजेपी भी वही कांग्रेस क्या सभी पार्टियों को, मतलब उनके पर पार्टी में परिवारवाद है, वो परिवारवाद नहीं है, वो योग्यता है उनके कथन अनुसार। यदि राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह नोएडा से टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं तो वो उनमें योग्यता है इसलिए टिकट लेकिन राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी ये सांसद का चुनाव लड़ते हैं तो वो परिवारवाद नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में है और उनकी बुआएं बीजेपी में, वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के दोनों बच्चे राजनीति कर रहे हैं, वो परिवारवाद है। तो मोदी जी लाल किले की प्राचीर से तीन चीज़ें बोल रहे थे कि पर वंशवाद खत्म करेंगे, हम स्वच्छ राजनीति में वो करेंगे, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहते हैं सिर्फ वो, अमित शाह जी ने एक बार बोला था ना कि वो तो जुमला होता है, चुनावी जुमला। तो मोदी जी का ये जो 15 अगस्त का भाषण था वो आम जन के लिए नहीं था, एक चुनावी भाषण था और वो चुनावी जुमला ही है। वंशवाद हो चाहे भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार के लिए मध्य प्रदेश की सरकार से में 50% कमीशन की दौड़ चल रही है। पेटी कॉन्ट्रैक्ट और छोटे ठेकेदार इस समय रो रहे हैं। चाहे सबलगढ़ की नगर पालिका ले लो, नगर पालिका अध्यक्ष को बैठे हुए 1 सवा साल हो गया, लेकिन कहीं भी स्थायी सीएमओ नहीं मिल रहा है और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा यहाँ क्षेत्र में एक विकास की ईंट तक नहीं रखी गई है। हाँ, उद्घाटन करने के लिए वो अपने मुख्यमंत्री की उस पर चल रहे हैं, शिलान्यास करे आते हैं, नारियल फोड़े आते हैं और उनके साथ 10-20 लोगों की टीम जाती है अध्यक्ष के साथ में और वो शिलान्यास करे आएगी। लेकिन विकास के नाम पे वार्ड 2 में अभी 3 दिन पहले में वार्ड 2 में पार्षद द्वारा एक रोड डलवाई गई है मरघटा की तरफ, रामपुर घाटी की तरफ। उस रोड पे सिर्फ मिट्टी और पत्थर, मतलब वो मिट्टी में ही मिक्स है, वो डलवा दिया है। उस पे से मोटरसाइकिल वाला निकले है तो वो डबल सवारी होगा तो महिला को बिठा के चल रहा है, वो 100% गिरेगा। ये हालत है। पूर्वदस्यु रमेश चक्रवार जी का मकान है, उनके सामने की गली की बात कर रहा हूँ, भयंकर कीचड़ है। व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। आज किसान की सरसों की हालत देख रहे हो क्या है, सरसों के भाव। और मैं ये कह रहा हूँ भाई, आज भारत में क्या गेहूं की कमी थी, रूस से क्यों मंगा रहे हो भाई? जब बाहर से गेहूं आएगा तो यहाँ के किसानों का भाव डाउन होगा। यहाँ कोई कमी है क्या? तो विदेश से क्यों कमा रहे हो? क्योंकि विदेश से खरीदेंगे, व्यापार भी तो बढ़ रहा है अपना। अरे विदेश से खरीदेंगे, उसमें कमीशन मिल रहा है, व्यापार नहीं बढ़ रहा है भाई। यहाँ के किसानों को मार रहे हो आप, क्या कर रहे हो? आज छोटा व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। आज जीएसटी, इतिहास में पहली बार किसी देश में पेंसिल और किताबों पे जीएसटी लगाई गई है, तो वो भारत में। खाने के आटे पे अगर जीएसटी, दही पे, दूध पे जीएसटी लगी है, तो माचिस और नमक पर ये भारत पहला देश है मोदी जी की सरकार में कि इन पे टैक्स लगाया गया है। जबकि शिक्षा तो निःशुल्क होना चाहिए, स्वास्थ्य निःशुल्क होना चाहिए। अगर ये चीज़ें निःशुल्क नहीं होंगी तो देश का विकास कैसे होगा? देखिए, जिस देश का संविधान लगातार एजुकेशन की निःशुल्क दुहाई देता है, उस देश के संविधान के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो गई कि जिस देश में एजुकेशन पर भी जीएसटी लगना चालू हो गई है। इस देश की शिक्षा, इस देश की तरक्की को, इस देश के विकास के भविष्य को तय करती थी, लेकिन आज शिक्षाएं लगातार महंगी होती चली जा रही हैं। तो गरीब जो लोग पढ़ने का, अधिकारी कर्मचारी बनने का सपना देखते रहे थे, वो सपना ही बना रहेगा। तो बने रहिए और देखते रहिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मध्य प्रदेश।